म्यूचुअल फंड्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो उस पर जो आपको रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं, रिटर्न्स के टर्म्स में नहीं, पैसे के टर्म्स में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, कुछ तरीकों के बारे में बात करेंगे। आप इनको फॉलो कर सकते हो और अच्छे रिटर्न्स, अच्छे पैसे बना सकते हो। सबसे पहले तो इसी टॉपिक के बारे में बात कर लेता हूँ। लमसम और एसआईपी के बारे में लोग बात करते हैं, एसआईपी वर्सेस लमसम करके कई टॉपिक्स भी बनते हैं। तो जब आप ज़्यादा पैसे बनाना चाहते हो तो हमेशा आपको लमसम चूज करना चाहिए। अगर अभी आपके पास पैसे है, पैसे नहीं है तब तो छोटे छोटे अमाउंट ही डालोगे, एसआईपी ही होगा। लेकिन मान लो जैसे 10 लाख रुपए आपके पास है और 10 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो हर साल 1-1 लाख रुपए की एसआईपी करने से बेहतर है 10 लाख रुपए अभी के अभी इन्वेस्ट कर देना। और ये एक छोटी सी कॉमन सेंस वाली चीज है कि जो 10 लाख रुपए अभी इन्वेस्ट होंगे वो अगले 10 साल तक के लिए इन्वेस्ट रहेंगे। तो वहां पे हो सकता है XIRR या CAGR के टर्म्स में रिटर्न्स कम बने, नंबर परसेंटेज टर्म्स में आपको रिटर्न्स कम दिखे, लेकिन जो पैसा है वो ज्यादा बनेगा। लेकिन अगर आप 1-1 लाख रुपए करके अगले 10 सालों तक इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है आपका जो XIRR रिटर्न है वो ज्यादा दिखे, लेकिन जो उस पर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो कम होगा। सिंपली कॉमन सेंस वाली यहाँ पे चीज है, क्योंकि एक बार 10 लाख डाला तो 10 साल के लिए 10 लाख इन्वेस्टेड है, और 1-1 लाख डाल रहे हैं तो पहला 1 लाख 10 साल के लिए इन्वेस्टेड है, दूसरा 1 लाख 9 साल के लिए, तीसरा 1 लाख 8 साल के लिए, 7, 6, 5, 4, और 1 लाख रुपए तो सिर्फ 1 साल के लिए, लास्ट वाला जो 9वें साल में आप इन्वेस्ट करोगे वो रहेगा। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। बहुत सारे लोग पैसा बचा के रखते हैं कि गिरावट होगी तब इन्वेस्ट करेंगे, गिरावट होगी तब इन्वेस्ट, और गिरावट होती नहीं, 2-3 साल तक पैसा उनका पड़ा रह जाता है। तो ऐसे में अगर पैसा है तो इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जब गिरावट होगी उस टाइम पे थोड़ा बहुत पैसा होगा तो इन्वेस्ट करना, नहीं होगा तो मत करना। बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म 15, 20, 25 साल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी के गिरावट से। तो इसलिए सबसे पहला सीख ये है, अगर बढ़िया पैसा बनाना है तो पैसा जिधर से भी आते जा रहा है डालते जाओ, वेट मत करो। दूसरा, अब ये तो समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। हमेशा रेगुलर नहीं चुनना है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट और ऊपर से ग्रोथ चुनना है। रेगुलर में अगर आप इन्वेस्ट करोगे और डायरेक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो रेगुलर में 1% के आसपास ज्यादा रिटर्न मिलेगा डायरेक्ट में रेगुलर से। रेगुलर में अगर आपको 20% रिटर्न मिल रहा है या रेगुलर में आपको 15% रिटर्न मिल रहा है तो डायरेक्ट में आपको 16% रिटर्न मिलेगा ऑन एन एवरेज। पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है, कभी 1.5% भी ज्यादा मिल जाए, कभी आधा % ही ज्यादा मिले, लेकिन ऑन एन एवरेज 1 से 1.5% तक एक्स्ट्रा रिटर्न अगर आप डायरेक्ट प्लान चूज करते हो म्यूचुअल फंड्स का तो आपको मिलता है। तो रिटर्न अगर बढ़ाने हैं, पैसे ज्यादा चाहिए तो आपको डायरेक्ट प्लान चूज करना चाहिए। तीसरा, डिविडेंड ऑप्शन कभी सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, खासकर हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को, न्यू इन्वेस्टर्स को जो कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि डिविडेंड ऑप्शन में हर कुछ टाइम पे हो सकता है साल में कभी 2 बार या साल में 3 बार या कभी साल में 4 बार या कभी साल में 1 ही बार जो स्कीम है वो स्कीम डिविडेंड अमाउंट अनाउंस करेगी और आपकी एनएवी है उसी में से काट के आपको पैसे दे देगी। तो एक्चुअल में वो डिविडेंड होता नहीं है, वो जो आपकी एनएवी है उसी में से विड्रॉ करके आपको पैसा दे दिया जाता है, लेकिन इसको ट्रीट डिविडेंड की तरह किया जाता है। तो इसके 2 नुकसान है। पहला नुकसान तो ये है कि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट कभी मिल ही नहीं जाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मान लो 10 रुपए की एनएवी है, 10 से 12 रुपए भर के हुई, 2 रुपए काट के आपको दे दिएगा डिविडेंड के रूप में, तो पैसा आपका ग्रो कहां कर पाएगा। फिर 2 साल बाद 10 से अगर मान लो 15 हुआ, 5 रुपए काट के दे दिए, तो आपका पैसा कभी ग्रो ही नहीं हो पाएगा कंपाउंडेड। तो इसलिए नहीं सेलेक्ट करना है डिविडेंड। दूसरा, जब हम टैक्स की बात करते हैं तो अगर डिविडेंड फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो और डिविडेंड आपको मिलता है तो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स फाइल करना पड़ता है। और अगर नॉर्मल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो नॉर्मल जो 10% LTCG लगता है 1 लाख छूट के बाद वो लगता है। तो इसलिए एक तो पैसा आपका ग्रो भी नहीं हो पाएगा कंपाउंडेड, और दूसरा आपको टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ेगा डिविडेंड ऑप्शन में। तो इसलिए ये नहीं चूज करना है, हमेशा ग्रोथ ऑप्शन चूज करना है। एक चीज जो आपको और ध्यान में यहाँ पे रखनी है कि एक तो आपको गोल समझना है कि हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, और गोल समझ में आ गया तो उसके अकॉर्डिंग हमें समझ लेना है कि कितने समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना है।
मान लो अगर आपको गाड़ी खरीदने का गोल है तो आप उसके लिए 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट पीरियड सेलेक्ट करते हो। अगर आपका घर खरीदने का गोल है तो आप उसके लिए 20 साल का मान लो इन्वेस्टमेंट पीरियड सेट करते हो। तो जिस फंड में आप 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर उसी फंड में आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो 20 साल वाले जो स्कीम है जो आपकी इन्वेस्टमेंट में है, इसमें ज़्यादा पैसा बन सकता था, ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते थे, लेकिन क्योंकि आपने गलत स्कीम सेलेक्ट कर लिया इस कारण से आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिल पाए। तो जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, घर खरीदना, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सब क्या हो गया, ये सब लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए। मिनिमम भी तो 20-20 साल का इसमें टाइमिंग जरूर रहता है। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त करना चाहिए एंड मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर आप गोल और टाइमिंग को समझ लेते हो और उसके अकॉर्डिंग सही फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो जहां पे आपको 5-6 साल के लिए अगर आप लार्ज कैप में अंदर इन्वेस्ट करते हो, वहां पे तो लार्ज कैप नहीं करना होगा तो 15% का रिटर्न मिलेगा या 13% का रिटर्न मिलेगा। वहीं अगर लॉन्ग टर्म में मिड स्मॉल के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको 17-18% तक की 4 से 5% तक ज़्यादा रिटर्न आप सिर्फ इसी चीज़ से बना सकते हो कि अगर आप गोल अपना समझ के, टाइम पीरियड सेलेक्ट समझ के सही स्कीम के अंदर, कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हो। तो ये सारी चीज़ अगर आप फॉलो कर लेते हो तो 3 से 5% तक आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न में फ़र्क पड़ सकता है। सही स्कीम सेलेक्ट करना, टाइमिंग के अकॉर्डिंग, रेगुलर नहीं डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करना, डिविडेंड नहीं ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट करना, और पैसे इस इंतजार में नहीं बचा के रखना कि मार्केट गिरेगी तो इन्वेस्ट करेंगे, करते करते 5 साल बीत जाते हैं, कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। जो है इन्वेस्ट कर दो।